देखिएगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय। जैसे मान लीजिए आपको कोई समस्या हुई, जमीनी विवाद या किसी से लड़ाई हो गई या आपराधिक मामले जैसे कत्ल वगैरह, तो दो तीन केस होता है। जैसे सबसे पहले आप जाएंगे जिला न्यायालय, जिसको आप कचहरी कहते हैं, ठीक। कचहरी का फैसला अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो उसके ऊपर प्रदेश न्यायालय होता है, उसको हाई कोर्ट कहते हैं। और हर राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होता है, ठीक। कई राज्य के दो दो हाई कोर्ट मिला, मतलब दो राज्य का एक हाई कोर्ट ऐसे रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर हाई कोर्ट का भी फैसला आपको नहीं पसंद आया तब कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया तो आप डायरेक्ट फाइनल होंगे, ठीक है ना, फांसी पे लटकने वाले हैं, तब कोई उपचार नहीं। तो एक कड़ी बनाई गई, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है जिला न्यायालय में जाए, जिला न्यायालय से संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट से नहीं संतुष्ट है तो सुप्रीम कोर्ट जाए। तो आज जो मैं टॉपिक लेके चल रहा हूं वो सबसे हाई लेवल वाला लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे क्योंकि संविधान में ऐसे ही है। सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र भारत के संविधान के भाग 5 में है। किसमें है? भाग 5। और आर्टिकल है 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट का पूरा वर्णन किया गया है। मैंने आपको क्या बताया, ये जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है आज का, जो दिल्ली में स्थित है, ये इसके लिए संविधान में अनुच्छेद बकायदे लिखा गया है। भाग 5 खोलेंगे, आर्टिकल 124 से लेके 147 तक जितनी भी बात लिखी होगी सब सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा होगा, पूरा नियम कानून। अब आते हैं सबसे पहले इसके ऐतिहासिक पहलू को देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले भारत में जो कोर्ट, भारत के लोग न्यायालय से परिचित हुए वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है ना। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत के लोगों ने सबसे पहले अदालत के बारे में जाना, समझा कि अदालत होता क्या है। और इसी के तहत सबसे पहले कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की रचना की गई, ठीक है ना। एक हाई कोर्ट बनाया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये आया था रॉबर्ट क्लाइव के समय। उस समय बंगाल के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। ये बना कलकत्ता में। क्यों कलकत्ता में? इसलिए बना क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहां थी? कलकत्ता। तो अब दिल्ली हो गई, लेकिन दिल्ली के पहले अगर पूछेगा भारत की राजधानी, यानी अंग्रेजों के समय भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। एक एक बात पे ध्यान रखिए, सब इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक। अगर अंग्रेजों के समय में दो राजधानी भारत की थी, एक कलकत्ता थी, एक शिमला, ठीक। अंग्रेज ठंडे प्रदेश से आते थे, मई जून की गर्मी उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती थी उनके सरे, तो उन्होंने गर्मियों के समय में एक नया जो है उन्होंने अपना वो बना लिया राजधानी, उसको बनाया कहां? शिमला। और शिमला आप जानते हैं बर्फ वाला क्षेत्र है, वहां ठंडक रहती है। तो गर्मियों के दिन में ये शिमला में रहा करते थे और ठंडियों के दिन में कलकत्ता में आके राज्य करते थे। तो भारत की दो राजधानी। लेकिन 1911 ईस्वी में एक दिल्ली दरबार हुआ। इस दिल्ली दरबार में दो महत्वपूर्ण काम हुए थे, उसको ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट से अलग है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता देता हूं। सबसे पहला चीज तो बंग भंग आंदोलन, यानी बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, ठीक है ना। रद्द हुआ, क्या रद्द हुआ? बंगाल विभाजन। दूसरा जो काम हुआ था वो सबसे पहले यही किया गया कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता नहीं होगी, क्या होगी? दिल्ली। ये 11 में घोषित किया गया। लेकिन जबकि अगर आपसे पूछेगा कब बना, तो 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की क्या बन गई? राजधानी। और वर्तमान में जो अपना सुप्रीम कोर्ट है वो कहां है? दिल्ली में। अब आइए इसके इतिहास पे जाते हैं। तो सबसे पहले जब अपना आया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, उस समय सुप्रीम कोर्ट इसका नई नाम था। इसको एक नॉर्मल कोर्ट की तरह जाना जाता था। फेडरल कोर्ट आएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो ये जो कलकत्ता में कोर्ट बना था, इसमें एक क्या थे? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कुल मिला के 4 जज हुआ करते थे। 3 अलग होते थे और एक मुख्य न्यायाधीश। ये जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने, इनका नाम है एलजिया एम्पे। क्या नाम है? एलजिया एम्पे, ठीक है ना। पहले मुख्य न्यायाधीश बने, ठीक है। समय बीतता गया और भारत शासन अधिनियम 1935 आया। 1935 के द्वारा ये कहा गया कि भारत में एक कोर्ट बनेगा, जो कहां बनेगा? दिल्ली में, ठीक है ना। और उस कोर्ट का क्या नाम होगा? फेडरल कोर्ट। ध्यान से समझिएगा, उस कोर्ट का नाम होगा फेडरल कोर्ट। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश बने, ये 1935 के अधिनियम में बात लिखी गई और ये बना था 1937 में।
पहला कोर्ट जब बना भारत में दिल्ली में, उसका नाम पड़ा फेडरल कोर्ट और 1937 ईस्वी में बना, ये ध्यान रखिएगा। और इसके तहत जो है जो मुख्य न्यायाधीश बने यानी चीफ जज ऑफ इंडिया जो बनाए गए वो एरिच ग्वायर, ठीक है ना। अब फेडरल कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने वो एरिच ग्वायर को बनाया गया, ठीक है ना। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, ऐतिहासिक पहलू में भारत सबसे पहले कोर्ट के बारे में जाना कि न्यायालय होता क्या है, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आपसे कहेगा भारत में कोर्ट का जन्मदाता कौन है, तो आपका आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। वहीं से सर्वप्रथम भारत में कोर्ट यानी न्यायालय की स्थापना की बात कही गई, ठीक। और कलकत्ता में जो पहला न्यायालय बना उसके जो मुख्य न्यायाधीश बने वो एलजिया एम्पे बने, 3 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इसके ऊपर भी एक कोर्ट था, ये लंदन में यानी ब्रिटेन में कोर्ट था पीवी काउंसिल, ठीक है ना। ये जो पीवी काउंसिल था, इस पीवी काउंसिल में जाके कोई भी, जैसे मान लीजिए इसका निर्णय आया और इस निर्णय से मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो मेरा मुकदमा लंदन के पीवी काउंसिल में चलाया जाएगा। अगर वो फैसला दे दिया तब फांसी होना तय है, तब दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है, ठीक है ना। तो अभिषेक इधर ध्यान देना, पीवी काउंसिल में ये क्या करते थे, इसके द्वारा जैसे भारत के कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं हैं तो लंदन जाना पड़ता था, ब्रिटेन, वहां पे आपको क्या करना पड़ता था, अपील दायर करना पड़ता था अपनी बात रखने के लिए। यही काम हुआ जब फेडरल कोर्ट बना 1935 के अधिनियम द्वारा, 1937 ईस्वी में बना। अधिनियम 1935 बना कब, 1937। और इसमें जब बने तो सीजेआई जो बने एरिच ग्वायर बने थे, और इसमें एक जज के, एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अदर न्यायाधीश थे, 7 अन्य न्यायाधीश थे और एक क्या थे, मुख्य न्यायाधीश, ठीक। धीरे धीरे अपना देश आजादी की ओर जा रहा है। 1937 के बाद अब आते हैं 1950, 28 जनवरी 1950। ये 28 जनवरी 1950 का दिन इतिहास में आज भी अमर हो गया। क्यों अमर हुआ उसको ध्यान से समझिएगा। 28 जनवरी के दिन अपने भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट का क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था, ठीक है ना। तो 28 जनवरी के दिन ये जो फेडरल कोर्ट अंग्रेजों ने बनाया था, इस कोर्ट का नाम बदल के हम लोगों ने क्या रख दिया, सर्वोच्च न्यायालय, या इसी को कहते हैं उच्चतम न्यायालय, या इसी को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। 3 नाम, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और या इसका नाम होगा सुप्रीम कोर्ट। 3 नाम ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को कहा जाता है, ठीक है। तो 28 जनवरी 1950 को क्या बना, अपना सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया और देश आजाद हो गया। तो एक नया नियम बनाया कि इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले एक कोर्ट था लंदन का पीवी काउंसिल। लेकिन अब देश आजाद हुआ तो देश ने स्पष्ट कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होगा, इसके ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं मान्य होंगे, ठीक है। लंदन में जाने की जरूरत नहीं। ये इसका जो उद्घाटन हुआ था, ध्यान से समझिएगा। उद्घाटन अभी लिख के थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा। उद्घाटन, ठीक है ना, यहां मैं लिखा हूं कहीं पे उद्घाटन है, हाँ। इसका जो उद्घाटन किया गया, ध्यान से देखिए, 28 जनवरी के दिन किया गया 1950। किसका उद्घाटन, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन। और उद्घाटन करने वाले कौन थे, MC सीतलवाड़। कौन थे, सीतलवाड़। इन्होंने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया, ठीक। सुप्रीम कोर्ट का क्या किया, उद्घाटन। और जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जज ऑफ इंडिया बने, और जो पहले बने उनका नाम क्या रखा गया, हीरालाल जे कानिया। पहले व्यक्ति है जिन्होंने भारत के सुप्रीम कोर्ट में पहला मुख्य न्यायाधीश के पद पे सुशोभित हुए, ठीक है ना। इनके समय में भी 1+7 था, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, सब इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज पे ध्यान देंगे। सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, ठीक है ना, ये बात। इसका पुराना नाम फेडरल कोर्ट मैंने बताया।
फेडरल कोर्ट की स्थापना 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 ईस्वी में किया गया था। भारत में जो सबसे पहला कोर्ट बना वो कलकत्ता हाई कोर्ट बना था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया। और अंग्रेजों के समय में भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो एलजिया एम्पे को आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या? एलजिया एम्पे। और पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो हीरालाल जे कानिया, यानी एच.जे. कानिया, हीरालाल जे कानिया। ठीक। सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक भारत के संविधान में वर्णित किया गया है। इतनी बातें क्लियर हुई। ठीक। इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 में एमसी सीतलवाड़ ने किया था और बाद में पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे हीरालाल जे कानिया। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। जब सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ या जब सुप्रीम कोर्ट पहली बार भारत में अस्तित्व में आया तो उस समय 7 जज रहा करते थे और एक मुख्य न्यायाधीश रहा करते थे। ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में 33 जज हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है, क्योंकि ये बात पता थी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा वैसे वैसे केस बढ़ेगा, तो संविधान निर्माताओं ने उन्होंने इसमें लिख दिया है कि समय समय पर जजों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ठीक। तो जरूरत पड़ने पे ये संख्याएं बढ़ती है, ये ध्यान रखिए। तो क्या क्या हुआ? 1773 के एक्ट के तहत कलकत्ता में बना। ठीक है ना। कलकत्ता में जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने एलजिया एम्पे बने। धीरे धीरे यही चीज दिल्ली में आया फेडरल कोर्ट के नाम से। फेडरल कोर्ट के ऊपर एक कोर्ट था लंदन का पीवी काउंसिल, जो ब्रिटेन का कोर्ट था। वर्तमान में उस कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट माना गया। ठीक है ना। यहां जब बना तब 3+1 थे। वर्तमान में जब संविधान लागू हुआ तो 7+1, वर्तमान में 33+1। 3 आंकड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले 3+1, जब संविधान का उद्घाटन हुआ तब 7+1 और वर्तमान में पूछेगा तो 33+1। ये जो एक अलग लिखा गया ये मुख्य न्यायाधीश है, यानी मेन जज जो है उसी को चीफ जज कहते हैं। एमसी सीतलवाड़ ने उद्घाटन किया और हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। ये इनके ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। ठीक। इसकी पुरानी कहानी से लेके अब तक जो चीजें हुआ वो चीज बताया। अब धीरे धीरे सारे टॉपिक को लेके चलेंगे। उम्मीद करता हूं ऐतिहासिक पहलू आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अब उद्घाटन की बात हुई। एमसी सीतलवाड़ 28 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन। पहले चीफ जज हीरालाल जे कानिया 33+1। वर्तमान अगर पूछेगा, वर्तमान आंकड़ा जानना बहुत जरूरी है। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक। ये जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं इनका क्या नाम है? डी.वाई. चंद्रचूड़। किस नंबर के हैं? तो आप क्या कहेंगे? 50वें नंबर के ये क्या है? भारत के चीफ जज इस समय जो है उनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज और इसमें ध्यान से देखिएगा। ये 33 अब बन गया है 2021 में संशोधन करके इनकी सीट बढ़ा दी गई थी। सबसे अधिक और कम क्या लिखा है? सबसे अधिक और सबसे कम। सबसे अधिक समय तक अगर पूछे, सबसे अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज ऑफ इंडिया कौन बना, तब आपका जवाब क्या होगा? वाई.डी. चंद्रचूड़। दोनों बाप बेटे हैं। ठीक है ना। चंद्रचूड़, वाई.डी. चंद्रचूड़ ये सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश थे। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो अपने जैसे रिटायर जज जब रिटायर होने लगता है सुप्रीम कोर्ट का जज, उसी समय बनाया जाता है। सामान्यतः इनका कार्यकाल मुख्यतः 1 वर्ष, ये कहीं संविधान में लिखा नहीं गया है, मैं बता रहा हूं, लगभग 1 साल या 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि रिटायर होने के 10 दिन बचा है तभी जज बना दिया जाता है, चीफ जज। ठीक है ना। ये होता कैसे, अभी आगे पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। वाई.डी. चंद्रचूड़ ये जो थे ये 1978 से लेके ये कब तक बने थे? 85 तक। ठीक है ना। 7 साल तक चीफ जज बने थे। अभी तक का इतिहास है, रिकॉर्ड है इनका, और मुझे तो नहीं लगता कि ये रिकॉर्ड कभी आने वाले भविष्य में कोई तोड़ पाएगा।
क्योंकि अब साल 2 साल जिसका हो गया, समझ लो बहुत लंबे समय तक वो चीफ जज बन गया। हद हुआ तो 4 साल, 4 बड़े रेयर केस में होता है, होता नहीं है। 2 ही नहीं होता तो 4 की बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये कितना साल थे, लगभग 7 वर्ष तक चीफ जज बने। तो आपसे पूछेगा सबसे लंबे समय तक, 50 को नहीं याद करना, ये 50 नंबर के हैं, पहले को याद करना हीरालाल जेकानिया, अंग्रेजों के समय एलजिया एम्पे, ठीक है ना, ये 2 बात बताया। और फिर वर्तमान का पूछेगा तो डी.वाई. चंद्रचूड़ 50 नंबर के वर्तमान का याद कर लेना। सबसे लंबा समय पूछा तो वाई.डी. चंद्रचूड़, ये सबसे लंबे समय तक थे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछेगा सबसे कम समय के लिए कौन थे, तो एन.के. सिंह। कौन था? एन.के. सिंह। एन.के. सिंह ये मुश्किल से 18-19 दिन थे, ठीक है ना, 18-19 थे। दरअसल ये 26 नवंबर को इनकी नियुक्ति हुई थी और 12 दिसंबर को ये क्या हुए थे, रिटायर हो गए थे, ठीक है ना। तो 15-16 ऐसे दिन चलता है। तो सबसे कम समय के लिए सीजेआई मुख्य न्यायाधीश कौन बना था? एन.के. सिंह। ये लगभग 16 दिन तक चीफ जज ऑफ इंडिया बने थे। आपको दिन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा सबसे लंबे समय तक और सबसे कम समय तक चीफ जज कौन बना। तो लंबा जब भी पूछेगा सबसे अधिक तो आप डी.वाई. चंद्रचूड़, सबसे कम एन.के. सिंह, इसको ध्यान रखेंगे। अब महिलाओं की स्थिति जरा देख लिया जाए। महिलाओं की स्थिति देखा जाए तो महिला सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अगर जज पूछा, फर्स्ट महिला जज यानी न्यायाधीश, जज को क्या कहते हैं? न्यायाधीश। पहली महिला न्यायाधीश पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? फातिमा बीबी। कौन बनी? फातिमा बीबी। पहली महिला न्यायाधीश पूछेगा तो फातिमा बीबी। अगर आपसे पूछ ले पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जब भी बोलूं तो आप तुरंत समझिएगा कि ये सीजेआई की बात हो रही है, यानी चीफ जज की बात किया जा रहा है। मेन जो हेड, जिसको अलग अलग, इसको हमेशा अलग लिखा जाता है, 33+1 ऐसे ही लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो मुख्य न्यायाधीश है, पहली तो ये जज, न्यायाधीश मतलब जज हुआ, और मुख्य न्यायाधीश मतलब सबका हेड। जैसे स्कूल में टीचर कई होते हैं लेकिन टीचर का हेड प्रिंसिपल होता है, वो क्या होता है? मेन होता है, प्रिंसिपल। वैसे ही ये सभी के सभी क्या है? जज हैं, लेकिन इन जजों का जो हेड होता है वो मुख्य न्यायाधीश कहलाता है। तो जज, पहली महिला जज या पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी बनी। और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, कोई बता सकता है? आज तक कोई नहीं बना है, ये पद अभी तक खाली है, ठीक। तुम लोग देख लेना, अगर हो सके तो तुम लोग इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लो। आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पे सुशोभित नहीं हुई है, ठीक। लेकिन मैं आपको एक भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। 25 सितंबर 2027, याद रखिएगा ये डेट, अगर नहीं हुआ तो मिलिएगा। एक जज है नागरत्ना, क्या? नागरत्ना। ये 36 दिनों तक भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। कितने दिनों तक? 36 दिनों तक। 25 सितंबर को बनेंगी, 2027 में बनेंगी। नागरत्ना इनका नाम है, और केवल 36 दिन तक ये भारत के चीफ जज, मुख्य न्यायाधीश, महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पे सुशोभित होने की कयास लगाई जा रही है। ये अभी हुआ नहीं है, ये आंकड़ा लगभग अभी तक गुणा भाग लगाने पे वरिष्ठ न्यायाधीश के हिसाब से जब इनका नंबर आएगा उस समय पता चल रहा है कि 36 दिन बाद रिटायर होंगी और 36 दिन तक हो सकता है ये बन जाए। अगर ये बन गई तो इतिहास में अमर हो जाएंगे, मायने नहीं रखता 2 दिन के लिए बनी कि 10 दिन के लिए, ठीक। इनके लिए क्या, पूरे भारत के महिलाओं के लिए गर्व का विषय होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, नागरत्ना बन सकती हैं लेकिन अभी कोई बना नहीं है। तो मैंने क्या बताया, सबसे अधिक डी.वाई. चंद्रचूड़, वाई.डी. चंद्रचूड़, सबसे कम एन.के. सिंह, महिला न्यायाधीश में फातिमा बीबी, और चीफ जज में अभी तक कोई नहीं बना। अब आते हैं इनके योग्यता पे, जज बनते कैसे हैं उसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना। जज की योग्यता क्या है, कोई बता सकता है? पुराने विद्यार्थी देखिए, ये जितनी बात मैं बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा, ये अनुच्छेद 1, 2,
4 और 3 पार्ट 3। इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये अनुच्छेद 124(1) में लिखा गया है। सर 124(2) आप नहीं लिखे हैं, 124(2) में नियुक्ति लिखा गया है। पहले योग्यता जानेंगे तभी तो नियुक्त करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको गठन के बारे में बता दिया। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसका एक मुख्य न्यायाधीश, इसके साथ 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये बात अनुच्छेद 124(1) में लिखा गया। 124(3) में इनकी योग्यता की बात की गई है। योग्यता क्या होना चाहिए? पहली शर्त क्या है? वो भारत का क्या हो? नागरिक हो, ठीक है ना। और ये मेन नहीं होता, मेन दूसरा वाला है। और दूसरे में 3 अलग अलग पार्ट लिखे हैं। पहली चीज आपसे बोला, भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष आप क्या हो? जज हो। क्या हो? 5 वर्ष जज। अगर किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल आप जज, हाई कोर्ट जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, भारत के किसी भी हाई कोर्ट में अगर आप 5 साल तक जज हैं तो ये पक्की बात है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जा सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं 5 साल जज बने तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे, उसके अलावा भी कुछ प्रोसेस होता है। अगर मान लीजिए आप 5 साल जज नहीं हैं तो दूसरा शर्त या करके दिया। या का मतलब समझते हैं? पहला या दूसरा या तीसरा क्वेश्चन हल करें। इसका मतलब ये हुआ या तो पहला कर दीजिए, चाहे दूसरा कर दीजिए, चाहे तीसरा। यही मतलब हुआ कि नहीं? या तो पहला करिए, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा। अगर मान लीजिए आप 5 वर्ष जज हाई कोर्ट में नहीं बने हैं तो एक दूसरा शर्त आपको क्या दिया कि आप 10 वर्ष तक भारत के किसी भी हाई कोर्ट में वकालत किए हों, या वकालत को ही अधिवक्ता कहा जाता है, ठीक, अधिवक्ता, ठीक है ना। अगर आप भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के पद पे रहे हो या वकालत किए हो, और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश, उनकी नजर में आपको लगता है कि हाँ ये सच में विद्वान आदमी है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। गर्मी ज्यादा लग रही है क्या? अगला देखिएगा, दूसरा तीसरी बात लिखा कि राष्ट्रपति के नजर में आप विधि के ज्ञाता हो। राष्ट्रपति के नजर में विधि के ज्ञाता मतलब कानून के ज्ञाता। या तो राष्ट्रपति ये कह दे कि मेरी नजर में बहुत बड़े कानून के विशेषज्ञ हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। 3 मुख्य इसके क्राइटेरिया हैं। पहली चीज, हाई कोर्ट में 5 वर्ष या तो आप जज के पद पे रहे हो, पहली शर्त, या तो हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता यानी वकालत किए हो, तब भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जा सकते हैं, या राष्ट्रपति के नजर में आप विधि के ज्ञाता हो, तब आप हाई कोर्ट के क्या बन, सुप्रीम कोर्ट के क्या बन सकते हैं? जज। ये 3 योग्यताएं आपको लिखा गया और दिया गया, ठीक है ना। किस में दिया गया? संविधान में, ठीक। तो योग्यता पूछेगा तो आपको यही करना है। और सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र में रिटायर होता है, ये ध्यान रखिएगा, जबकि हाई कोर्ट का जज 62 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। हाई कोर्ट 62 साल और सुप्रीम कोर्ट 65 साल। यहाँ पे जजों की कमी ऐसी रहती है कि जैसे आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, कभी कभी 40,000 वैकेंसी में 1 लाख बच्चे चुने गए तो फिर से मेरिट बनाई जाती है और बच्चों को बाहर किया जाता है। यहाँ मेरिट नहीं चलता। यहाँ ऐसा होता है कभी कभार कि जजों की संख्या कम है, जो रिटायर हो जाते हैं, सरकार उनको पत्र लिख के निवेदन करता है आप फिर से आइए, जब तक आप सामर्थ्य हैं, आपकी शरीर काम कर रही है, तब तक आप जो है जज वाला काम करते रहिए। तो ये जरूरी नहीं 65 में इनका रिटायरमेंट आ जाता है, लेकिन सरकार के निवेदन पे ये किसी समिति के सदस्य बन सकते हैं या फिर से सुप्रीम कोर्ट में कुछ वर्षों के लिए आके कार्यभार संभाल सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये इनकी क्या थी योग्यता, क्या बताया? भारत की नागरिक सुप्रीम कोर्ट में 5 वर्ष जज रहा हो, या 10 वर्ष हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति के नजर में विधि का ज्ञाता हो, तब आप क्या बन जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। ये थी योग्यता की बात। अब आइए, ये जो सन लिखा है ये ध्यान रखिए। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, ये जज चुना कैसे जाता है, इसको ध्यान से सुनिए। इसी को न्यायाधीश कहते हैं। अभी तक 1950, 28 जनवरी 1950 से लेके 1993 ईस्वी तक, ध्यान से देखिएगा, 1993 ईस्वी तक सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र बॉडी है। स्वतंत्र बॉडी का मतलब समझ लीजिएगा, संवैधानिक निकाय और स्वतंत्र।
जो स्वतंत्र होता है वो समझ लीजिए कि वो किसी से कम नहीं होता। दो चार, जैसे सरकार स्वतंत्र संस्था है, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र संस्था है, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था है, सीएजी स्वतंत्र संस्था है, ठीक है ना। इनके पास इतना पावर होता है कि इन पे कोई रोक नहीं लगा सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि तुम ये ऐसे क्यों किए, तुम ऐसे क्यों किए। जैसे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पूछा था कि बैलेट पेपर का वोट इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया, आप बताएं ईवीएम में इतना वोट पड़ा, 1 लाख की जगह 1.5 लाख वोट दिखा रहे हैं, ये बढ़ा कैसे वोट। तो निर्वाचन आयोग के जो हेड थे राजीव कुमार, उन्होंने पहला लाइन यही लिखा था कि संविधान का कोई अनुच्छेद ये नहीं कहता कि मैं अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करूं, आप हमसे क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते, आप पूछने वाले कौन है, ठीक है ना। जब पिता और माता दोनों एक लेवल की हो तो फिर न पिता माता को बोल पाएंगे न माता पिता को बोल पाएंगे, आपस में लड़ाई हो जाएगी, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। वही चीज यहाँ पे है। तो सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र संस्था है, सरकार इस पे नहीं रोक लगा सकती, और सरकार पे रोक लगाएगा सुप्रीम कोर्ट तभी जब संविधान पे अधिक्रमण नजर आएगा तब, वरना सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का रक्षक। इसको संविधान का रक्षक इसलिए कहा गया कि अगर किसी कानून को गलत तरीके से सरकार परिवर्तन कर रही है तो उस पूरे कानून को लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद नष्ट करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। और आए दिन सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हल्के में मत लेना, ये सब जरूरत पड़ने पे प्रधानमंत्री को भी कुर्सी से उतार देते हैं, इतनी क्षमता है, ठीक है ना। और सरकार को भी मत समझिएगा, कभी कभी ऐसा होता है इसके फैसले को अध्यादेश के द्वारा सरकार चेंज कर देती है, फैसला ही। तो दोनों अपने आप में पावरफुल है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि एससी और एसटी जो एक्ट है, ये एक्ट पूरी तरीके से गलत है और ये एक्ट नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, लेकिन सरकार मोदी गवर्नमेंट ने क्या ले आया? अध्यादेश ले आया, और अध्यादेश के माध्यम से ये कानून बना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। आज भी एससी और एसटी एक्ट आज भी अस्तित्व में है, ये खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि सरकार ने अध्यादेश, अपने अध्यादेश मतलब विशेष पावर का प्रयोग किया। सुप्रीम कोर्ट फैसला भले सुना दिया कि ये सही नहीं है, उसके बावजूद भी ये नियम आज तक है। उसका रीजन ये है कि सरकार ने अपने पावर का प्रयोग किया, पहली चीज। दूसरी चीज, 99 संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें सरकार ने संशोधन करके जज की प्रणाली को चेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जानते हैं कि नहीं, लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया था? मना, और आज तक वो कानून नहीं बन पाया। तो अब समझ में आया, कहीं ये ताकतवर होगा और कहीं पे सरकार ताकतवर होगी। ये क्लियर हुआ? आप ये नहीं कह सकते पूरे देश का मालिक ये या पूरे देश का मालिक सरकार। इसी को कहते हैं भारत में ये जो सत्ता होती है, जो पावर होती है, ये पूरी की पूरी पावर का क्या किया है? वितरण किया है। इसी को कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण आप भी अपने घर में रखिएगा। कभी भी घर का एक मालिक हो और वो मालिक इतना सर्वे सर्वा है कि जो कह दे वही होना तय है, तो मान लेना बहुत जल्द उस घर की बर्बादी आने वाली है। कभी भी एक मालिक नहीं बनाना चाहिए, 2-3 मालिक रखिए और सबके पास बराबर पावर, ताकि इसको कंट्रोल करने वाला ये हो और इसको कंट्रोल करने वाला ये हो, ठीक है ना, दोनों कंट्रोल करने वाला हो। अगर सब एक से ही डलेंगे तो वो तो मनमाना तानाशाही करेगा, वो गलत भी करेगा तो सबको सपोर्ट करना पड़ेगा कि नहीं सही कर रहे हैं आप, और लेकिन उसके समकक्ष कोई दूसरा होगा, ये गलत करेगा, वो टोकेगा, तो इससे गलतियां होने की कम संभावना होती है। यही चीज अपने संविधान में अपनाया गया कि किसी को ज्यादा पावरफुल नहीं करेंगे, सारी की सारी पावर को बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 1950 से लेके 1993 तक। अभी तक सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र संस्था का मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अपने इच्छा अनुसार जो भी फैसला देना चाहे फैसला दे, संविधान का रक्षक बने और संविधान की रक्षा करे। लेकिन यहां मैटर थोड़ा सा बदला। मैटर क्या बदला, जरा ध्यान से देखिएगा। 1950 से लेके 1993 तक जो भी जजों की नियुक्ति होती थी, वो सरकार जिसको कहते थे वो वही जज बनता था, ठीक है ना। अब इससे समस्या क्या आई, जैसे मैं हाई कोर्ट में जज हूं और मेरी तमन्ना है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाऊं,
सबकी तमन्ना होती है। आप ग्रुप डी में जाएंगे तो आपकी तमन्ना होगी मेरा प्रमोशन हो कि मैं बी में पहुंच जाऊं, सी में पहुंच जाऊं, ताकि सैलरी भी अच्छा हो, काम भी कम करना पड़े। तो ऐसे ही हाई कोर्ट के जज के मन में अपेक्षा हुई कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनूं, लेकिन वो बनेगा कैसे जब सरकार चाहेगी तो। अभी तक 1950 से 93 तक एक नई पद्धति थी, सरकार जिसको कहेगा वही मुख्य न्यायाधीश या वही न्यायाधीश बनेगा। अब होता क्या था कि ये हाई कोर्ट वाला जो जज है, ये जज कभी भी सरकार का कोई केस आता था तो उसके खिलाफ कभी भी ये फैसला नहीं सुनाता था। क्यों? जैसे मैं जज हूं और सरकार के खिलाफ फैसला सुना दिया तो सरकार कभी मुझे सुप्रीम कोर्ट भेजेगी क्या? कभी नहीं भेजेगी। अब मुझे सुप्रीम कोर्ट जाने की लालच है तो मैं भी कहूंगा चलो यार 6 साल और सरकार में रहे, जैसा मन वैसा करें, मेरा प्रमोशन होके मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं। यही रीजन है कि 50 से लेके 93 तक आज सरकार ने कभी भी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि फैसला देंगे तो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे। सरकार के खिलाफ फैसला नहीं देने का वजह यही था, और इससे हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट सरकार के अंडर में काम करते थे, जिसको चाहते थे वो जज। आपको पता है इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती संविधान में आपातकाल लगवा दिया देश में, प्रस्तावना जो संविधान का सुप्रीम कोर्ट पार्ट नहीं मानता था उसमें परिवर्तन करवा दिया वो, ठीक है ना, इंदिरा गांधी जी ने। कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जज था या जो भी मुख्य न्यायाधीश थे उस समय, वो सब सरकार के इशारे पे काम करते थे। अब इससे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो स्वतंत्र संस्था है उसकी स्वतंत्रता पे एक कलंक लग गया कि ये सरकार के इशारे पे काम करती है। तो एक संगठन है वकीलों का, वकीलों के संगठन ने एक याचिका दायर की, अगर सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र संस्था है तो सरकार के अंडर में क्यों काम कर रही है? तो कुछ ऐसा पद्धति किया जाए कि जजों की नियुक्ति में सरकार की हिस्सा ही ना हो। ठीक, जब सरकार चुनेगा ही नहीं जज, तब तो सुप्रीम कोर्ट का जज सरकार के खिलाफ फैसला सुनाएगा। और जैसे ही ये केस आया, ये कोलेजियम व्यवस्था, ध्यान से देखिएगा, कोलेजियम, इसको क्या कहते हैं? कोलेजियम व्यवस्था। कोलेजियम व्यवस्था जैसे ही भारत सरकार, भारत की सत्ता पे आई, ठीक है ना, टाइम हो गया क्या? ठीक, कोलेजियम भारत में आया, ठीक है ना। इसमें क्या कहा गया, दरअसल एक समिति है, इसका कोई नाम नहीं है और न संविधान में इसका कोलेजियम कहीं लिखा हुआ है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है। ठीक, कोलेजियम एक समिति है, मीडिया ने इसका नाम कोलेजियम रख दिया है, ठीक है ना। जैसे कोरोना सब कहते थे, लेकिन उसका वैज्ञानिक लोगों ने नाम जो रखा कोविड-19 रखा, सुने हैं कि नहीं? वैसे ही इसका समिति थे, इस समिति में एक मुख्य रहता था, 4 अन्य रहते थे। ये लोग मिलके, ध्यान से समझिए, ये लोग मिलके तय करते थे कि कौन सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या जज बनेगा, न्यायाधीश बनेगा। ठीक, तो इस समिति का नाम मीडिया ने कोलेजियम रखा। अब इसमें दिक्कत क्या आई, जरा ध्यान से सुनिए। इसमें मुख्य न्यायाधीश होता था जो जज चुनेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। वरिष्ठ न्यायाधीश मतलब उम्र में बड़े नहीं, कार्य में बड़े। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरी नौकरी 39 साल में लगी और एक लड़का है उसी की नौकरी 25 साल में लगी, ठीक है ना। अब जब मैं 10 साल नौकरी कर दिया तो मेरी उम्र 49 साल हो गई, ठीक है ना। और ये जो 25 साल वाला है, जब ये 49 साल का होगा तब ये कितना नौकरी कर लेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है ना। या मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि ये 39 साल का है, 25 साल के में नौकरी पाया और 39 साल हो गया, तो कितने साल सर्विस किया? 14 वर्ष। और जो 39 साल में नौकरी पाया 49 साल तक किया, तो कितना है? केवल 10 वर्ष। अब उम्र में देखिए, इसकी उम्र 49, इसकी उम्र 39, ये 14 वर्ष सर्विस किया है, ये 10 वर्ष। तो उम्र के आधार पे वरिष्ठ न्यायाधीश नहीं, जो अनुभव के आधार पे वरिष्ठ हो, जो काफी दिन तक सुप्रीम कोर्ट में जज रहा हो, उसको पहली वरीयता दी जाएगी। समझ में आया ना? उम्र के आधार पे लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, ठीक। तो यहां अनुभव के आधार पे जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होगा, जो 4 सबसे बड़े न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट में, जो लंबे समय तक काम किए हैं, उन जजों को और एक मुख्य न्यायाधीश को लेंगे। ये लोग जिसको कहेंगे राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा। अब सरकार का कहीं लेना देना है क्या इसमें? कुछ नहीं है। अब सरकार के खिलाफ खूब फैसले शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट धड़ाधड़ फैसला सुनाता है, जितना इतने दिन की पूरा कसर वो निकालना शुरू कर दिया
क्योंकि अब ताकतवर हो चुका है। जैसे आपको आपके पड़ोसी ने बहुत दबा के रखा, अचानक में आपके घर में 3-4 लोग सरकारी नौकरी पा गए, अब देखो तुम हवा में उड़ोगे, ठीक है ना। अब तुम्हारी कोई था नहीं रहेगी कितने ऊंचाई पे जाओगे, उसको दबाते रहोगे। कोर्ट आओ, कचहरी आओ, पैसे के मामले में आओ, ठीक है ना, या समृद्धि, गाड़ी मोटर के मामले, हर चीज में तुम आगे निकल जाओगे। तो वही चीज हुआ, अब जजों की नियुक्ति सरकार के अंडर से हट गई। अब नियुक्ति कौन करेगा? कोलिजियम करेगा, और कोलिजियम में जज, सुप्रीम कोर्ट का जज ही रहता है। अब सरकार के खिलाफ फैसला आना शुरू हो गया। अब इससे सरकार हो गई परेशान, सरकार के सब्र का बांध टूट गया। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी ने ये तय किया, एक समिति बनाई और समिति को ये विचार करने को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे चुना जाए, इस पे विचार करिए। तो उन्होंने विचार करके बस इतना बताया कि कोलिजियम पद्धति सही नहीं है, इसको बदल देनी चाहिए 2002 में। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इतनी मजबूत नहीं थी कि वो पूरा विधेयक लाके पूरा संविधान संशोधन करके पूरी नई व्यवस्था ला दे, ऐसा उनके पास पावर नहीं था। तो सन 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और कांग्रेस गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय न्यायिक ये अधिनियम ले आया। मतलब न्यायाधीशों को कैसे चुना जाएगा, इसकी पूरी की व्यवस्था कौन ले आया? कांग्रेस ले आया। और कांग्रेस ने ये बिल 120वां नंबर का बिल था, ठीक है ना, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों को बदलने का एक बिल लाया गया। बिल जैसे ही आया लोकसभा में, लोकसभा से पास हो गया, और राज्यसभा में जैसे पहुंचा वैसे लोकसभा भंग हो गई, ठीक है ना। भंग का मतलब ये हुआ, कांग्रेस का समय समाप्त हुआ, अब चुनाव आने वाले थे 2014 में, ठीक है ना। अब जैसे ही चुनाव आया तो राज्यसभा में ये बिल अटक गया, ठीक, वहां से पास ही नहीं हुआ, लोकसभा तो भंग हो चुकी है, तो राज्यसभा में रुक गया, और 2014 में चुनाव हुआ और कांग्रेस की गवर्नमेंट चली गई, और एक नई गवर्नमेंट आई, वो बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, ठीक है ना। बीजेपी सत्ता में आ गए। लेकिन बीजेपी के साथ एक समस्या हुई। समस्या क्या हुई, ध्यान से समझिएगा। समस्या बीजेपी के साथ ये हुई कि लोकसभा में बीजेपी का बहुमत तो था, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं था, यूपीए का बहुमत था, ठीक है ना। किसका था? यूपीए। और बीजेपी क्या, इसको एनडीए करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि सभी पार्टी मिले थे उसमें, ठीक है ना। एनडीए का बहुमत लोकसभा में आया, लेकिन राज्यसभा में नहीं आया। एनडीए ने बड़ा बढ़िया दिमाग लगाया, ठीक है ना, 121वां बिल लेके आए, और खुश थे, खूब खुश थे, बड़ा मौका हुआ, बड़े अच्छे समय पे आए हैं, ये कानून लटका है, ये है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते तो एकदम से ये बह जाएगा, ठीक। हाथ लगाए और इसमें संशोधन किया। संशोधन करने के बाद एक नया नियम लेके आए। उस नियम के तहत क्या कर दिए, ध्यान से देखिएगा। इस नियम के तहत पीएम को हेड बना दिया गया। जो मुख्य न्यायाधीश हेड रहता था वो पीएम है, मुख्य न्यायाधीश नहीं। अब कौन होगा हेड? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को हेड बनाने के अलावा इसमें कानून मंत्री को जोड़ दिया। कानून मंत्री, जो देश का कानून मंत्री होगा, वो जज की नियुक्ति में शामिल होगा। साथ में इसके अलावा दो अदर जो मंत्री हैं ये सरकार के हैं, लेकिन ध्यान रखिए 2 में से एक विपक्ष का होगा, एक विपक्ष का, एक सरकार का। ध्यान से, पीएम को हेड बना दिया गया, कानून मंत्री आ गया, और एक क्या हो गया, विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता मतलब कि अगर बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस वाला एक आदमी होगा, ये नियम बनाए, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। इसके अलावा तो जो बचे वो कौन हो जाएंगे? जज। कहां के जज? सुप्रीम कोर्ट के जज। अब ध्यान से देखिए, टोटल 6 मेंबर हैं। 6 में से ध्यान से देखिए, पीएम सरकार का आदमी, पीएम का एक मंत्री या एक व्यक्ति, 2 में से एक व्यक्ति पीएम का आदमी, एक विपक्ष का आदमी, ठीक है ना, और एक कानून मंत्री हो गया। 4 आदमी तो यही हो गए, और बचे कितने? 2, और ये 2 जज क्या हो गए? सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए। अब इसमें बहुमत के आधार पे, बहुमत का आधार इसको जरा ध्यान से समझिए। जैसे 6 लोग हैं, अब 6 में से 4 लोग जिसको कहेंगे इनको जज। जैसे 4 लोगों ने मिलके कह दिया कि राम आसरे को जज बनाया जाए, तो राम आसरे क्या हो जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे, ठीक। लेकिन ध्यान से समझिए, 4 में से 3 आदमी ने कहा बने और 3 ने कहा न बने, तब वो जज नहीं बनाए जा सकते। अब दिक्कत क्या थी? सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत इस बात की हुई कि अगर मैं कोई नाम दूंगा, सुप्रीम कोर्ट कोई नाम देगा, तो सुप्रीम कोर्ट के 2 आदमी हैं, ये दोनों तो कह देंगे हाँ ठीक है, जज इनको बनाया जाए, ठीक। मान लीजिए विपक्ष का नेता भी सरकार के पक्ष में नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तब भी तो 3 ही हुए, उखाड़ पाएंगे क्या? इधर 3 तनहा बादशाह बैठा हुआ है,
नियुक्ति होने ही नहीं देगा। ठीक, और ये अपना रिपोर्ट पेश किसको करेंगे? राष्ट्रपति को नहीं, गृह मंत्रालय को। ये नियम बनाया गया, जो राष्ट्रपति के पास जाता था वो गृह मंत्रालय यानी गृह मंत्री के पास जाएगा, और गृह मंत्री सिग्नेचर करेगा तब जज बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के लगा यार ये तो पूरी तरीके से सरकारी छापा मार दी है इस पे। एक तो 4 आदमी अपना रख ली सब कुछ। जब ये बिल आया तो लोकसभा में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, पास हो गई। राज्यसभा में यूपीए की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की। अब यहां पास होना मुश्किल था, लेकिन कांग्रेस वालों ने कहा इसमें तो मैं भी तो बैठा हूं, विपक्ष का नेता भी तो है, दिमाग लगाए कि विपक्ष का नेता कर देंगे तो राज्यसभा में नहीं अटकेगा, वहां भी पास हो जाएगा। और जैसे पास होगा अपनी इच्छा अनुसार जज को बैठाऊंगा और राम मंदिर का फैसला सुनवा दूंगा, रातों रात मंदिर तैयार हो जाएगी। क्या बढ़िया दिमाग लगाया है बीजेपी वाला। दुनिया नहीं समझ रही है, जो समझदार होगा वही समझ पाएगा। अब हुआ क्या, पूरा का पूरा हिसाब किताब सरकार के पक्ष, विपक्ष वाले के पास जैसे ही गया राज्यसभा में, विपक्ष देखा अरे मैं भी हूं सरकार का, ये सरकार के पक्ष में है, आज नहीं कल मैं सरकार में आऊंगा तो मेरे हिसाब से चलेगा। वैसे भी ये लोग नाक में दम कर दिए थे मनमोहन सरकार में। तो हुआ क्या, विपक्ष वालों ने इसका सपोर्ट कर दिया, कांग्रेस ने इस बिल का सपोर्ट कर दिया। ठीक, सपोर्ट करते ही बिल पास। जैसे बिल पास हुआ राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने तुरंत इस पे अपना सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर करते ही एक नया कानून बन गया। अब सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे चुना जाएगा? इस व्यवस्था से नहीं, इस व्यवस्था से। तुरंत जज लोग एक्शन लिए कि अरे ये क्या हो रहा है, हम लोग कुछ बोले नहीं और पूरा का पूरा निर्णय ही बदल गया। सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज, और उन्होंने ये कहा कि कोलिजियम व्यवस्था को टक्कर देने वाला राष्ट्रीय न्यायिक व्यवस्था, इसको पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है। ये संविधान के खिलाफ होने के कारण इस पूरी थ्योरी को समाप्त करके सुप्रीम कोर्ट आज भी कोलिजियम जिंदाबाद कर दिया। आज भी जजों की नियुक्ति इसी के तहत होती है। ये जो नियम बनाया गया, ये नियम राष्ट्रपति सिग्नेचर किया, लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बावजूद इस नियम को ये संविधान का हिस्सा नहीं बन पाया। क्यों नहीं बना? क्योंकि ये संविधान के खिलाफ था। ऐसा किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट। तो आज भी जजों की नियुक्ति इसी कोलिजियम व्यवस्था के द्वारा होती है। आपसे पूछेगा खुशी कि कोलिजियम व्यवस्था की स्थापना कब से हुई, शुरुआत कब से हुई थी? 1985। देखो ये सो रही थी। हाँ बताओ। हाँ देख लो, यहां भी देखो, वहां भी देखो, चारों तरफ देखो, कहीं ना कहीं तो दिखेगा 1993। देखो ये 1993 में कोलिजियम आया। ठीक, तो मैंने आपको जो बताया, अब समय नहीं है रिवीजन करने का, पांडे जी का समय मैं ले लिया हूं।